हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने क्लास 11th की फिजिक्स की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने की सीरीज़ में मैं वन शॉट वीडियो लेके आया हूं और पहुंच गया हूं ग्रेविटेशन पर। तो चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन की हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो को देखकर आपके कॉन्सेप्ट फिजिक्स के आसान भाषा में एकदम टॉप क्वालिटी के क्लैरिटी के साथ हो जाएगा। तो कम समय में प्रिसाइज और बहुत ही बढ़िया लेक्चर जो आपके कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, इसको पूरा वीडियो देखकर आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसके पहले के वन शॉट अगर देखने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, क्लिक करके वो भी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। बात को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन, वन शॉट वीडियो। ये कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सारी चर्चाएं हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। कई बच्चों का ऐसा कहना होता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका अगर उनको पीडीएफ भी मिल जाए तो अच्छा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर लूंगा, आपको मिल जाएगा। फायदा ये रहेगा कि बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने नोट्स बनाकर पढ़ाई को और आगे बढ़ा सकते हैं। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि मुझसे पढ़ना या और सपोर्ट चाहिए, तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। स्टोर सेक्शन में देखें आपके लिए क्या सपोर्टिव मटेरियल अवेलेबल है जो क्लास 11th में आपकी जबरदस्त मदद कर सकता है। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और वीडियो करते हैं शुरू। जिस मकसद से वीडियो बनाया जा रहा है, करते हैं शुरू। तो बेटा स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो फॉर ग्रेविटेशन क्लास 11th के लिए, और आसान भाषा में सारी चीज क्लियर होने वाली है आपको। शुरुआत कर लेते हैं ग्रेविटेशन से। तो ग्रेविटेशन देखिए क्या है कि कहीं पर भी आपका स्पेस में भी दो बॉडीज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो हम बोलते हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। कहीं भी मतलब मैं स्पेस में भी बात कर रहा हूं, चंद्रमा है और सूरज है मून और सन, इनके बीच भी जो अट्रैक्शन है बेटा, उनको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि इनका अट्रैक्शन इस वजह से होता है क्योंकि इनके पास मासेस होते हैं, m1 m2 जो मास हैं, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अट्रैक्शन। और यही बात यहां पे लिखी हुई है कि सन और अर्थ में किसी भी दो बॉडीज में स्पेस में जो अट्रैक्शन होगा उसे बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर केस होता है ग्रेविटी। जब दो बॉडी में एक बॉडी अर्थ हो जाती है आपकी, मान लीजिए एक अर्थ है और एक मून है, या कोई भी बॉडी ले लीजिए, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा, जब एक बॉडी आपकी अर्थ हो चुकी होगी तो उसको ग्रेविटेशन की जगह हम ग्रेविटी बोल देते हैं। तो ग्रेविटी इज द पर्टिकुलर केस ऑफ ग्रेविटेशन। यही बात इसके अंदर लिखी है जो पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। ग्रेविटी कब हो जाएगी? जब दोनों बॉडीज में से एक बॉडी आपकी अर्थ हो। अब इस ग्रेविटी के बाद ये धरती मैया कितने एक्सेलेरेशन से किसी बॉडी को खींचती हैं। मतलब अगर आप किसी बॉडी का फ्री फॉल करा रहे हैं, टपका दिया आपने एक बिल्डिंग पे चढ़ के नीचे, और ये मान लिया वैक्यूम है, वहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो उस समय जो उसका एक्सेलेरेशन होता है, जिस एक्सेलेरेशन से अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी, देखिए इस चैप्टर में ना दो जी आते हैं, एक होता है कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी। इसे बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी मोर लेस जो वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू 9.81 के आसपास आप लेते हैं, और ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी भी बात करेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 विद प्रॉपर सुटेबल लिमिट्स। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कभी अपनी वैल्यू नहीं बदलता, ना धरती पर, ना चंदा मामा पर, ना मंगल ग्रह पर। लेकिन ये जो स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू आपकी बदलती रहती है, हर ग्रह पर बदलेगी और अर्थ की सतह पर भी बदलेगी आप जब मूव करेंगे। तो इस यहां पर जो बात की जा रही है वो स्मॉल जी की बात की जा रही है, यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अर्थ जितने एक्सेलरेशन से एक फ्री फॉलिंग बॉडी को अपनी तरफ एक्सेलरेट कर रहा है वो स्मॉल जी होता है। नॉर्मली 9.81 के आसपास एवरेज वैल्यू लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए यही बातें लिखी हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि भाई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी होता ही है। और ये जो एक्सेलरेशन है मास, साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, हैमर हो या फेदर, हैमर मतलब हथौड़ा, फेदर मतलब किसी पक्षी या बर्ड के पंख, उनको आप गिराएंगे वैक्यूम के अंदर तो दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो सेम लगता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर डिपेंड नहीं करता, शेप पर डिपेंड नहीं करता, सब पे एक ही जैसा लगता है। ये बात पकड़ के रखनी होगी। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट किसी गिवन प्लेस पे स्मॉल जी कांस्टेंट होता है, लेकिन धरती पर ही आप अलग अलग जगह जाएंगे तो वहां पर धरती की सरफेस पे ही जी की वैल्यू बदलती रहती है। पोल पर कुछ और है, इक्वेटर पे कुछ और है, वगैरह वगैरह। धरती से ऊपर जाएंगे तो कुछ और है, धरती के गड्ढा खोद के नीचे चले जाएंगे तो कुछ और है। यही बात ये चौथे पॉइंट में है कि डिपेंड्स, कौन डिपेंड? जी इस चीज पर डिपेंड करता है एल्टीट्यूड, आप धरती की सतह से कितने ऊपर हैं। हिमालय पर्वत पे पहुंच गए, जी बदल जाएगा। या डेप्थ, धरती में होल करके अंदर घुसते जा रहे हैं, या उसकी रोटेशन, धरती का जो रोटेशन है उससे भी इस पर फर्क पड़ता है और धरती के शेप से भी फर्क पड़ता है। हम लोग के कोर्स में ये एल्टीट्यूड, डेप्थ ही रह गया है, पहले चारों था। इन दोनों से पड़ने वाले फर्क की चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका स्मॉल जी है, तो वेट ऑफ द बॉडी होता है mg। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये जो वेट होता है हमेशा किस तरफ लगता है? धरती के सेंटर की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी धरती के सेंटर की तरफ होती है। यानी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि धरती अगर ऐसे गोल मान ली जाए तो कोई बंदा यहां खड़ा है तो ऐसे देख के लगता है टपक जाएगा, लेकिन टपक कहां रहा है? कौन? ये एक्सेलरेशन यानी वेट धरती के सेंटर की तरफ है। ऐसे यहां कोई बंदा है तो धरती के सेंटर की तरफ आपका वेट काम करता है। इसको W1, इसको W2 कह देते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर है? धरती के सेंटर की तरफ। बस ये बात पकड़ के रखिए, W = mg। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि भाई ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मासेस के बीच में, ये होता कितना है? तो न्यूटन साहब बड़ा उनका रोल रहा, तो वो भी इसमें भी उन्होंने हाथ डाला और हम लोग को सूचनाएं दी कि भाई अगर दो बॉडी हमारे पास रखी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर r है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? g m1 m2 अपॉन r²। ये g क्या है? कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी चर्चा मैंने भी 1-2 मिनट पहले की थी। अब यहां पर देखिए ये बात समझ में आ गई अपने को। अभी इसकी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये जो बात बताई जा रही है ये अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि जो F होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। यहां तो केवल मैग्नीट्यूड बताया आपने, वेक्टर क्वांटिटी में तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो ये पूरी बात तब बताएगा जब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो अभी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, लेकिन कम से कम मैग्नीट्यूड तो हमारे हत्थे चढ़ी गया है। तो ये मैग्नीट्यूड की जानकारी हमको मिल गई कि दो बॉडीज अगर रखी हैं जिसका मास m1 m2 है, बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r² लगने वाला है। अब ये जो कैपिटल G था इसको अलग से कहना पड़ता है जिससे आप अच्छी तरीके से बात को पकड़ लें। ये देखिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G यही है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है हाईलाइटर से जिससे आपके दिमाग तक पहुंचने में मदद मिले। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू देखिए होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और ये जैसा इसका नाम है यूनिवर्सल, हर जगह, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कांस्टेंट रहेगा, हर जगह कांस्टेंट है। केवल धरती पर ही नहीं, चंद्रमा पे भी, मंगल ग्रह पे भी, किसी ग्रह पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, कैपिटल G विल नॉट चेंज बट स्मॉल g विल चेंज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल चेंज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल नॉट चेंज। बात को पकड़ने में आपको आसानी हुई होगी। अब
जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, जिसमें डायरेक्शन भी आ जावे तो मजा आ जावे। तो यहां पर देखिए, जब भी यहां कुछ बातें बता देता हूं जिससे आप पकड़ बना पाए। ये मास m1 है बेटा, ये मास m2 है। इस पे दोनों पर लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एरो आपको दिख रहा है मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं दोबारा। तो जो फोर्स 1 पे लगता है जब हम F12 लिखते हैं, तो नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू मास 2 लिखना चाहिए। मैं मास नहीं लिख रहा हूं, इतना समझदार हम लोग हैं। तो F12 का मतलब है 1 पे लगने वाला फोर्स इस 2 की वजह से। तो इंग्लिश में लिख दिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से अगर लिख दोगे ना F21 तो क्या कहोगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कौन सी बड़ी बात है? तो यहां पर इस पे लगने वाला फोर्स F21 हो गया, यानी सेकंड पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है 1 की वजह से ये फोर्स हो गया। अब हम यहां जान रहे हैं कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अट्रैक्टिव है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ही लगता है ग्रेविटेशन में, रिपल्सिव नहीं लगता। जबकि जब आप चार्जेस की बात करते हैं, प्लस प्लस चार्ज रिपल करते हैं, प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, उसमें अट्रैक्शन रिपल्शन चार्जेस में होता है, इसमें केवल अट्रैक्शन होता है। ठीक है साहब। दूसरे वेक्टर की भाषा और समझ लेते हैं। अगर आप यहां पर आर वेक्टर लिखें, या मैं चलिए यूनिट वेक्टर लिखता हूं, R12 कैप अगर लिखते हैं, ये देखिए कैप पढ़ते हैं, ये यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और 12 लिखने का 1 है फ्रॉम 1 to 2। ये देखिए कितना आसान है, फ्रॉम 1 to 2। तो ये R12 का मतलब क्या है? ये 1 है, तो 1 से 2 की तरफ R12। इसी तरीके से बेटा जगह कम है आप, लेकिन समझदार हैं। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और 2 से 1 की तरफ, फ्रॉम 2 to 1। इस तरह से इसको नोटिफाई या रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात आई कि ये जो ग्रेविटेशनल का लॉ है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो लिखते हैं साहब, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां F12 लिख रहे हैं पहले, ये देखिए F12। अब मैंने मैग्नीट्यूड था Gm1 m2 अपॉन R², ये मैग्नीट्यूड तो पहले से देख लिया था। अब डायरेक्शन को घुसेड़ना है इसमें तो यहां पर देखिए डायरेक्शन क्या लगा दिया। जब भी हम ये मास लेते हैं तो डिस्टेंस दूसरी जगह से नापते हैं, हमेशा पकड़ रही है फिजिक्स में, उसी जगह से नहीं नाप। इस पे फोर्स लग रहा है ना, लगाने वाला ये है, तो यहां से डिस्टेंस नापेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये देखिए R21 जो है ये डिस्टेंस ना होके ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देने के काम आता है। यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में क्या रोल है? डायरेक्शन देने के काम आता है ये। तो मैग्नीट्यूड तो भाई हमने पकड़ रखा था, डायरेक्शन देना था, R21 से डायरेक्शन दे दिया हमने बताया ना कि जब भी आप किसी पर लगने वाले फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, डिस्टेंस की बात दूसरी जगह से समझेंगे, दूसरे छोर से। तो ये R21। अब यहां पर हमने क्या देखा कि F12 का डायरेक्शन देखिए इधर है, ध्यान से देखो, और R21 किधर है? R21 तो बेटा इधर है, तो दोनों डायरेक्शन तो विपरीत है। तो ये इक्वल टू के साइन में अभी तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। अब क्या? अब माइनस कहने का मतलब R21 इधर है, तो माइनस कर दो। अगर हम लिख सकते हैं ये डायरेक्शन कितना है? माइनस R21। पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? R21 का मतलब इधर, तो माइनस कर दोगे तो ये इधर पलट ऐसे का ऐसे हो गया। वेक्टर में तो यही होता है। ये अगर ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है बात खत्म। इस तरीके से हमने इक्वेट कर दिया। अब देखिए F12 की डायरेक्शन बिल्कुल सेट हो गई इस डायरेक्शन में, यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? R21 के अपोजिट साइन में। तो ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये माइनस साइन यही बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा मैंने समय इस पे ज्यादा दिया जैसे आप इसको लिखना सीख पाएं। इसी तरीके से F21 की चर्चा अगर कर लोगे, फिर माइनस लिखोगे, मैग्नीट्यूड तो देखिए वही है, और यहां लिख दोगे R12। ये इसकी कहानी हो गई। सेम वही बात R21, देखिए फोर्स किधर लग रहा है? F21 फोर्स इधर लग रहा है,
तो ये R12 इधर है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, बात खत्म हो जाती है। तो ये बात, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है जो मैंने छोटी छोटी बात बताई, इसको दिमाग में रखेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या देखिए कि R21 और R12 में रिलेशन होता है माइनस R12। ये अभी आपसे चर्चा हो गई थी कि भाई 21 जो है वो 12 के बराबर तब होगा जब माइनस साइन लगा दो। ये R12 यूनिट वेक्टर इज दिस डायरेक्शन और ये R21, दोनों को बराबर करना है तो माइनस करके इक्वेट कर दो, इसको माइनस करोगे तो उसी दिशा में आ जाएगा। तो ये कहानी हो गई दिस वन। इससे क्या चीज हुई, यहां पर अगर वैल्यू में रख दूं, देखिए R21 था, R12 को R21 में रख दो तो माइनस साइन के साथ रखोगे, ये F21 हो जाएगा इसी के बराबर। तो व्हाट यू विल गेट माइनस प्लस के साथ, इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप या मैं यहां पर आपको दिखाऊं 12 कहां लिखा है, माइनस R12 अगर लिख दो R21 के बराबर, तो ये माइनस के साथ इतनी क्वांटिटी बराबर आ गई, तो इन दोनों में रिश्ता क्या हो गया, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन केवल अलग अलग है। तो इसका देखिए मतलब ये हो गया, समझा दूं, बाकी मैंने स्लाइड में लिखा है कि ये दो दोनों खिलाड़ी हैं, ये दोनों पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर एक लगा रहा है दूसरे पे 10 न्यूटन तो दूसरा वाला भी पहले पे लगा रहा है 10 न्यूटन, बस दोनों का डायरेक्शन किधर है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो हम देखेंगे कि F12 एंड F21 इनका ये किस तरफ डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स the centers of the two particles। ये देखिए, ये क्यों कह रहे हैं कि यहां पर देखिए ये जो फोर्स है ये किधर मूव कर रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिए थे इधर और ये इधर, तो इसका डायरेक्शन किधर है, इसके सेंटर की तरफ, और इसका डायरेक्शन इसके सेंटर की तरफ। इस वजह से इन फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ये वजह है कि इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेंट्रल फोर्सेस कौन से होते हैं कि अगर हम दो बॉडी लें, उनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दें तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, चाहे ऐसे लगे, खैर इस केस में तो ऐसे है, लेकिन और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, चार्जेस की घटना, तो वहां पर मान लीजिए चार्ज की बात करें तो वो भी सेंट्रल फोर्स होते हैं, रिपल्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा। मतलब along the line joining the centers of the two particles, along the line joining the centers of the two particles। दो पार्टिकल अगर यहां है, उसी अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, तो ऐसे फोर्सेस को आप बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। नाम याद रखिएगा, बड़ी बातचीत रहती है इसकी। तो दो चीज हम लोगों ने निचोड़ ली इससे, वेक्टर फॉर्म से। वेक्टर फॉर्म बनाने का फायदा क्या हुआ, एक तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में कह पाए कि जितना मैं तुम पे फोर्स लगा रहा हूं तुम मुझ पे उतना फोर्स लगा रहे हो, डायरेक्शन अपोजिट है। और दूसरी चर्चा क्या है, दे आर सेंट्रल फोर्सेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। ये बात हो जाती है। अब आगे चलते हैं और इसी बात को जो मैंने समझाया है आपके लिए यहां पर स्लाइड में मैंने लिख दिया था, वही बात देखिए। F12 जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। मीनिंग आपको क्लैरिटी के साथ समझा चुका हूं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रह ना जाए आपसे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कुछ खासियतें पहली बात, ये इंटरव्यूइंग मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर दो पार्टिकल लिए हुए हो आप, ये जब भी हम बात कर रहे हैं ना, ये जो लॉ है ये पॉइंट मासेस के लिए डिफाइन है। मैं बड़ा बना रहा हूं जिससे आपको दिखाई पड़े, ये सबस्टैंडर्ड बॉडी के लिए नहीं, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं है, उसके लिए फिर हमें कैलकुलस लगानी पड़ती है। तो ये पॉइंट मासेस के लिए कार्यक्रम इसका चलता है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये एक दूसरे के ऊपर 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, खुश थे, आपने इसके बीच में पानी भर दिया
बदमाशी कर दी। तो पानी भरने के बाद भी, सपोज करिए वाटर, कुछ भी भर दें एग्जाम्पल के लिए वाटर, तो भी ये जो है एक दूसरे पर 10 न्यूटन का फोर्स ही लगाएंगे। तो इनके बीच का मीडियम क्या है? वाटर है, ग्लिसरीन है, लोहा है, तांबा है, लकड़ी है, कुछ और है, उससे इनका कुछ उखड़ता नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 10th में पढ़ाई की, 12th में करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जब चार्जेस की, तो चार्जेस के बीच में प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, उनके बीच में जब मीडियम जब चेंज करते हैं तो उनका फोर्स बदल जाता है। प्लस प्लस रखे हुए हो ना, बीच में पानी भर दो तो फोर्स बदल जाएगा, इसमें नहीं बदलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी जानकारी समझ में आए मजेदार अंदाज से। तो अगर दो मास वाले पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में कोई भी मीडियम डाल दीजिए, लकड़ी, लोहा, पानी, ग्लिसरीन, कुछ भी आप समझ गए, तो वहां उनका फोर्स नहीं बदलेगा बेटा। जितना पहले लग रहा था उतना अब भी लगेगा। बहुत अच्छी बात। और द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना देते हैं। ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ, ये थर्ड लॉ फॉलो कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर पॉइंट मासेस। देखिए मैंने कहा ना, ये स्ट्रिक्टली किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए। हम ये बड़ी बड़ी बॉडी बना रहे हैं जिससे आपको दिखाई पड़े। अब आप सोचेंगे सर बड़ी बॉडी के लिए धरती और चंद्रमा में भी तो ग्रेविटेशन लगता है, तो आप पॉइंट के लिए कह रहे हैं तो वहां कैसे लग गया? भाई फिजिक्स में हर चीज क्या होती है ना, रिलेटिव होती है। जब आप धरती और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो धरती का शेप, रेडियस कह लीजिए, अब मून की रेडियस उसके आगे बहुत छोटी हो जाती है। तो ये हमेशा फिजिक्स में रिलेटिविटी चला करती है, और आप 50 डेरिवेशंस में इग्नोर भी बहुत कुछ करते हैं इसी वजह से ना, क्योंकि आप कहते हैं कि ये इट इज वेरी वेरी लेस, इस क्वांटिटी से इसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए निकालना हो, एक तो ये बात हो गई कि भाई डिस्टेंसेस वहां बहुत ज्यादा हैं, सूरज और धरती के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तो दोनों पॉइंट मास ट्रीट हो गए। दूसरी बात, किसी एक्सटेंडेड बॉडी से निकालना ही हो, जैसे ये बॉडी है बड़ी सी, इसके पास में कोई छोटू मास है, पॉइंट मास, और ये भाई साहब बहुत बड़े आदमी है, ठीक है, कैपिटल एम। तो इससे जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो इस समय हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। अभी मैं समझाऊंगा भी इसको, क्योंकि वो इंटीग्रेशन वाला आपके कोर्स में नहीं है, समझाने के लिए, क्योंकि यहां पर इसके बहुत सारे पार्टिकल होते हैं ऐसे ऐसे। तो कोई फोर्स ऐसे लगाएगा, कोई फोर्स ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा, कोई ऐसे लगाएगा, तो भसड़ है ना। पूरी कलाकारी है कि बहुत सारे इसके अंदर पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग फोर्स निकाले, उनका वेक्टर सम चाहिए आपको। खैर चिंता ना करें, बहुत सब सरल बातें रहती हैं। तो ये बात आप यहां पकड़ पाए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीजें आप कॉन्सेप्चुअली पकड़ पाए, ऐसा ना हो कि देखा और समझ में कम आया, पूरा मजा आए। खैर अगली बात करते हैं, द ग्रेविटी। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की खास बातें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस, ये हमारा सेंट्रल फोर्स होता है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। सेंटर टू सेंटर, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। दूसरा क्या रहता है, ये किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब, ये अगर एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो ये मान लीजिए 2 मीटर दूर है, इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो आप इसके 30 डिग्री एंगल पर भी 2 मीटर रखोगे तो भी इस पे 2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। तो ये एंगल बीच का इस बॉडी से किसी भी मास का कोई लेना देना नहीं है। तो स्फेरिकल सिमेट्री बन जाती है। जैसे स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब, जैसे फुटबॉल होता है, उसके सेंटर पे कोई पॉइंट रख दो, तो फुटबॉल की सतह पर अगर सेम मासेस रखते जाओगे तो सेम फोर्स लगाता जाएगा, क्योंकि इसको आर से मतलब है, इसको एंगल से मतलब नहीं कि कहां हो, कहीं हो, बस दूरी देखनी है हमको, तो इसलिए स्फेरिकल सिमेट्री बना देता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। कहीं कंफ्यूजन हो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं तो तुरंत देख लीजिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडीज। ये क्या बोल रहे हैं कि एक दो बॉडी थी, आपस में मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, अब तीसरी बॉडी और आ गई, तो तीसरी बॉडी के प्रेजेंस से इन दोनों में जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उसमें बदलाव नहीं होता है, इनकी दोस्ती कायम रहती है। तीसरा कोई भी घुस जाए इनके बीच, ये इंसानों जैसे नहीं है कि कोई तीसरा जीवन में आ जाए तो पहले वाले को भूलने की
कोशिश की जाती है। बात समझ रहे हैं ना? हमारी और आपकी अगर दोस्ती है तो कोई तीसरा खिलाड़ी भी आ जाएगा तो हमारी आपकी दोस्ती उतनी ही पक्की रहेगी। ये कहानी इसमें चलती है। रियल लाइफ में थोड़ा अलग मामला रहता है, दो दोस्तों तीसरा दोस्त इंटर कर जाए तो पहले वाले से रिलेशन कुछ ना कुछ बदलाव ले लेते हैं अमूमन। खैर, आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, मतलब किसी भी पार्टिकल पर अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उनको कैसे निकालेंगे। तो फोटो यहां बनी है, आप यहीं समझ लें। यहां एक मास है m1, इसके इर्द गिर्द कई सारे मासेस रखे हैं m2, m3 और ये रहा m4। तो ये फोर्स इस पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये बाबूजी लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। इस पे टोटल फोर्स क्या है? इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम। बात खत्म। यानी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, या इस तरह के 100 फोर्स हैं तो 100 का वेक्टर सम। केवल जोड़ना नहीं, 2 + 4 + 6 नहीं, वेक्टर सम। समझ गए होंगे, जिससे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारा मामला चले। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, एक मास के ऊपर अगर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? उन सब का वेक्टर सम। बढ़िया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है जिसे बोलते हैं शेल थ्योरम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर एक पॉइंट मास है m और उसके सामने एक बड़ा सा आप मास लेके बैठे हो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस हैं, ये सब इस पे अलग अलग दिशाओं में फोर्स लगाते हैं। देख पा रहे हो ना? तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इन सब का वेक्टर सम होना चाहिए ना। ये सारे फोर्सेस तो सेंट्रल फोर्सेस हैं भाई, ये फोर्स ऐसे लगाया, ये फोर्स ऐसे लगाया, अगड़म बगड़म, समझ गए आप? तो इनका निचोड़ की टोटल फोर्स क्या मिला? इस पे लगने वाला वेक्टर सम। बड़ी अच्छी बात, हम समझ गए, कैलकुलस लगाएंगे। लेकिन इसका 2 पर्टिकुलर केस बना लेते हैं जो हमारी स्टडी में लगेगा अभी और हमें काफी सरलता प्रदान करता है। वो 2 केस क्या है? वही शेल थ्योरम के अंतर्गत आता है। वो केस ये है कि अगर आप कोई हॉलो स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर का मतलब है फुटबॉल, अंदर खोखला, मैं लिख देता हूं, हॉलो शेल ले लीजिए। शेल का मतलब ही हॉलो होता है, तो यहां पर शेल थ्योरम लिखिए। तो ये शेल एक ले लिया, ये शेल ले लिया, इस शेल से बाहर कोई मास आप लेके बैठे हैं। इस शेल का कोई मास मान लीजिए कैपिटल N में यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी। इस केस में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगाता है वो ऐसे लगाता है कि इस पूरे का मास जैसे इसके सेंटर पे आ गया हो। समझ में आ रही है बात? जैसे ये पूरा मास कैसे बिहेव करेगा, जैसे m यहां रखा हो, अगर बीच का डिस्टेंस r है तो इसके बीच का जो आएगी वैल्यू वो ये आ जाती है फोर्स, F = G(m)/r²। बात पकड़ में आई? अगर कोई शेल है और आपका पॉइंट मास शेल के बाहर है तो ये कैसे बिहेव करता है? जैसे इसका पूरा मास इसके सेंटर पर केंद्रित हो, सेंट्रलाइज्ड हो, और फोर्स की वैल्यू ये निकल आएगी। तो आपको ये चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप सोचें कि भाई ये जो पॉइंट है इससे मास लग रहा है, किधर फोर्स है, इससे किधर लग रहा है। ये सबका निचोड़ ये आता है कि ये सेंटर की तरफ चला आता है। दूसरी बात देखते हैं इसी के आगे बेटा, कि अगर जो शेल आपने पढ़ी है, इस शेल के अंदर कोई पार्टिकल है, वो तो बाहर की बात थी, ये इसका सेंटर है, यहां कोई पार्टिकल m आ गया है, ये m है, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0। अगर किसी हॉलो शेल तो हॉलो ही होती है, फिर भी ध्यान दिलाने के लिए, हॉलो शेल, गलत बोल रहा हूं फिर भी इसलिए दिमाग में आ जाए, हॉलो शेल, उसके अंदर अगर आप किसी पॉइंट मास को ले जाते हैं जो उसके अंदर मिलता है तो उस समय उस पर कितना फोर्स लगेगा बच्चों? 0। ध्यान रखिएगा। और एक तीसरी बात भी इसमें लिखी है जो आपको ध्यान करनी है। अगर यहां पर हम हॉलो की जगह, ये तो हॉलो थे बाबूजी यहां पर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, ये क्या है? सॉलिड स्फीयर, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अभी। तो सॉलिड स्फीयर के केस में, ये समझ गए होंगे, ये सॉलिड स्फीयर है। इसके केस में अगर कोई पॉइंट मास अंदर आ जावे, मान लो यहां आ जाता है, तो इस समय इस पे फोर्स 0 नहीं होता है। इस समय जानते हैं फोर्स कितना होता है? जितना मास, ये पूरा ठस गोला है ना सॉलिड, जितना मास इससे ऐसे बन रहा है अंदर वाला, ये मास
ऑफ एम डैश लिख देते हैं, पूरा मास m कर देते हैं। ये एम डैश इस पे फोर्स लगाता है और बचा हुआ जो मास है जो दिख रहा है वो इस पे कोई फोर्स नहीं लगाता। इसका लॉजिक क्या समझाते हैं कि ये समझ सकते हैं सब छोटी छोटी शेल से मिलकर बना है। तो ये शेल अगर ले लेंगे तो ये शेल के अंदर है, यानी इतना पोर्शन कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा इस पे, शून्य। लेकिन ये क्योंकि ये जो मास है ये इसके बाहर है या सरफेस पे है, तो ये पूरा जितना मास है वो इसको अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा। और यहां पर ये एम डैश ऐसा माना जाएगा कि सेंटर पर केंद्रित है। बात समझ में आई होगी ना कि इस एम पर ये जो पोर्शन है, इतना मास जो निकला है इसे ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इतना मास अंदर वाला जो बचा है वो फोर्स लगाएगा। तो ये सॉलिड स्फीयर की बात थी, ये हॉलो, इसके पीछे वाला भी हॉलो। इससे क्लैरिटी आपको मिल जाती है और पढ़ने में काफी आसानी होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको बेटा कर लेना उचित होगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 है when their centers are 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका जो सेंटर है वो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और g की वैल्यू आपको दे रखी है। बहुत ही सरल सवाल है, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये g की वैल्यू लिख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1 इंटू 1 और r की वैल्यू है 0.10 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻9 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल, कोई समस्या इसमें नहीं होगी। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले कार्यक्रम पर और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। तो यहां पर देखिए है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, स्मॉल g की चर्चा कर रहे हैं। स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला केस है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब कोई बॉडी, फोटो यहां बना लेते हैं, ये छोटा डेरिवेशन है, यहां पे समझिए, ये आप समझ लीजिए दिस इज RE और यहां कोई मास आपने रखा है, सपोज करिए m, इसको कह देते हैं ME और रेडियस RE लिखा। ये धरती की सरफेस पे कोई बॉडी रखी है, तो उस समय स्मॉल g की वैल्यू कितनी होगी ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी इजी। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धरती इसमें कितना होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा g m1 m2 अपॉन RE स्क्वायर। ये फोर्स ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब निकालना होगा यानी एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू होती है F अपॉन m, क्योंकि F बराबर तो हमेशा ma पढ़ाई है, तो a कितना होता है F अपॉन m। इसी लॉजिक का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसको हमने GME m अपॉन RE स्क्वायर को m से डिवाइड कर दिया। देखिए अलाइम, ये m इस m को खा गया, तो g की वैल्यू कितनी हो गई GME अपॉन RE स्क्वायर। बस खेल खत्म। ये आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सुंदर सी बात समझ में आई होगी। इसको याद कर लीजिए, 3 लाइन का डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि ये हम इसको धरती से ऊपर ले जा रहे हैं, एक बार धरती में गड्ढा खोद के डेप्थ में भी जाएंगे, उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन फिर भी ये अब आप नोट कर लीजिए, पॉज करके या जैसे भी चाहें, नोट कर चुके होंगे। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब बॉडी अर्थ की सरफेस पर हो। अगली बात करते हैं जब अर्थ की सरफेस की जगह वो कोई हाइट अटेंड कर ले। तो ये देखिए क्या है, सेकंड एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, सरफेस अर्थ की सरफेस से ऊपर। तो यहां पर देखिए, मैं यहां फोटो बनानी पड़ेगी, जगह कम लग रही है, तो मैं यहां पर एक गोला लेता हूं, यानी धरती माता को बनाता हूं और इससे h यहां तक हो गया RE भाई, और इससे ऊपर आप चले गए, यहां कहीं मास आपने लेके बैठे हैं और दिस डिस्टेंस इज h। समझ पाए होंगे, बड़ी सिंपल सी फोटो है, ये कहानी है। h हाइट पे चले गए धरती से, कोई समस्या नहीं। अब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यहां लिख लेते हैं h हाइट पर, तो ये वैल्यू हो गई GME m अपॉन, यहां से डिस्टेंस कितना है इसका RE प्लस h का होल स्क्वायर। ये यहां पर साहब फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन निकल आया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या GH जो लिखते हैं उसका मतलब क्या है, FH अपॉन मास। अब यहाँ पे मैं सीधे मास से डिवाइड करके लिखेंगे तो आ जाएगा GME अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट है, मतलब कहने का मतलब यहां से निकला है। तो ये एक बढ़िया सी बात निकल आई। अब एक अप्रोक्सीमेशन किया जाता है और स्मॉल जी को ठूसा जाता है। तो स्मॉल जी को ठूसने की प्रक्रिया कैसे है, वी नो दैट कि जो स्मॉल जी था अभी हमने पीछे निकाला था उसको GME अपॉन RE स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका भी यूज करेंगे। अब इसको देखिए क्या कलाकारी की, GH लिखा और यहां RE कॉमन ले लिया, GME RE कॉमन लोगे तो RE स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस H अपॉन RE आएगा। देख पा रहे हैं आप। और एक स्टेप बढ़ते हैं आपके लिए, ये स्क्वायर भी था यहां पर। अब यहां पर देखिए लिखा आपने GME अपॉन RE स्क्वायर, इस वाले को ऊपर ले जाके पावर रेस कर दिया H अपॉन RE और पावर -2। बहुत सुंदर सी बात है। अब इसकी GME अपॉन RE स्क्वायर की जगह स्मॉल g पुट कर दीजिए तो ये रहा देखिए स्मॉल g और ये रहा 1 प्लस H अपॉन RE की पावर -2। अब यहां पर लिख दीजिए, थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, इफ H इज क्वाइट लेस देन RE, तो उस समय H अपॉन RE हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा 1 से छोटा होगा। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे अप्रोक्सीमेशन की तरफ। तो यूजिंग, आप केवल लिख दीजिएगा ये बस, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, GH इज इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन RE। ये आपका फॉर्मूला बन गया अप्रोक्सीमेशन में। कब, जब हाइट आपकी इस रेडियस के हिसाब से काफी कम हो। और वैसे भी यहां पर एक खास बात देखें आप, इसी फॉर्मूले में देखें तो GH जो है हमारा इस G से कम है, नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया है। देखो तो हम साफ तौर पे यहां पीला कलर लेते हैं, साफ तौर पे हम कह पा रहे हैं कि GH इज लेस देन G। ये तो आप कंक्लूड कर ही पा रहे हैं। यानी सरफेस से ऊपर जाने पर हमारा G सरफेस पे जो है उससे घटता जाता है। और अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, मतलब H जो था हाइट बढ़ा रहे हैं, तो यहां पे भी देखिए 1 माइनस, ये ज्यादा वैल्यू घटेगी तो GH विल बी स्मॉलर। तो यहां पर ये एक कंक्लूड कर लेने वाली बात है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आपकी GH घटती चली जाएगी। ये फॉर्मूले निकल आए। ये फॉर्मूला एक मेन फॉर्मूला है, कहाँ गया इसे कह लीजिए, और ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब जब हाइट आपकी RE से काफी कम हो, यानी धरती की सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर ना गए हों। ये दोनों ही फॉर्मूले देखिए आपके पास लिखे, यही मैंने डिराइव किए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला डेरिवेशन करेंगे जब धरती में छेद करके डेप्थ में जाएंगे आप, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कई बच्चे कहते हैं सर कि नोट करना ज़्यादा ठीक रहता है, तो ये है। और यहाँ तक आप आ जाइए तो मेरे ख्याल से नोट करने में आपको आसानी हो जाएगी। नोट कर चुके होंगे, पॉज करके, तेज हैं आप लोग। तो अगली बातचीत करते हैं बेटा, और इसमें देखिए डेप्थ की बात की जाएगी। तो मैं यहाँ फिर से हाईलाइट एट पॉइंट्स बिलो, मतलब धरती में आपने सुरंग बना के घुसने लगे आप, तो मैं धरती थोड़ा बड़ा बना देता हूं और यहां पर आपने सुरंग की एक, और यहां D तक अंदर घुस गए हैं। तो मैं, चलो इसी कलर से, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं, समझ लेना। ये रहा O, तो ये धरती पूरी थी और आप D अंदर तक चले आए हैं। ये जो है दिस इज RE, मास ऑफ धरती इज ME, और ये जो अंदर स्फीयर मिल रहा है इसका जो मास है वो कितना है, MS ले लो, मास ऑफ स्फीयर। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि यहां पर जो बॉडी स्मॉल m लेके पहुंचोगे उस पे तो फोर्स भाई साहब ये अंदर वाला ही लगाता है, ये जो डैश डैश मैंने बनाया हुआ है, यानी MS। बाहर वाला तो किसी काम का नहीं है, शेल थ्योरम की ही बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज पहले निकाल लेते हैं कि जो मास ऑफ स्फीयर है अंदर वाला, ये मास ऑफ अर्थ से कैसे रिलेटेड है,
इसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सरल, देखिए यहीं किनारे कर देता हूं। अगर हम मास ऑफ अर्थ को, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, वेलोसिटी न समझ लेना, डी इंटू वॉल्यूम। अब ये मास ऑफ अर्थ की बात की जाए तो डेंसिटी को रो ले लो, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर ई क्यूब। बढ़िया, इस स्फीयर की बात कर लेते हैं भाई साहब उसी डेंसिटी का है 4/3 पाई, और इसका रेडियस कुछ क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां ये पूरा था आर ई, डी घटा दिया है, तो इसका रेडियस है आर ई माइनस डी। ये पूरा आर ई था, इसमें से डी घटा दिया तो आर ई माइनस डी, तो मैं इसको लिख देता हूं आर ई माइनस डी का होल क्यूब। दोनों का मास लिख दिया, इनका रेशियो निकाल दो, कोई बुराई नहीं, तो यहीं कहीं निकाल देते हैं, जैसे उधर लिखेंगे तो शायद आपका दिमाग ना पकड़े। तो मास ऑफ स्फीयर अपॉन मास ऑफ अर्थ, स्फीयर को अर्थ से डिवाइड कर दो तो आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई का होल क्यूब। ये रिलेशन आ गया मास के अंदर। देखिए ये रिलेशन हमने इधर से ही निकाला है, जैसे आपको सब कुछ बहुत आसान लगे, इतनी बात आप पकड़ पाए। देखिए अब आगे चलते हैं बहुत आसानी से। ये अंदर वाला जो मास है, ये कितना फोर्स इस पे लगा रहा होगा, जो एम पकड़े हुए हैं उसको लिख दीजिए एफ डी इज इक्वल टू जी m1 m2, तो मास ऑफ स्फीयर इंटू मास अपॉन आर स्क्वायर विच इज आर ई माइनस डी। ये कहानी यहां पर सेट हो गई। अब एक कदम और आगे ले सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप एफ डी इज इक्वल टू जी, अब एम एस को एम ई की फॉर्म में लिख लो, एम एस को एम ई के फॉर्म में, तो ये एम ई से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एम ई इंटू आर ई माइनस डी का अपॉन आर ई का होल क्यूब, और नीचे जो लिखा हुआ था वो तो था ही आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, और एक छोटू एम इसके साथ और थे। हमने इस एम एस की वैल्यू डाली है यहां से, जैसे आपको तकलीफ ना हो समझने के लिए। अब इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, आर ई माइनस डी ऊपर से निपटेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ डी बराबर जी एम ई एम, और यहां बचेगा आर ई माइनस डी, क्योंकि ये स्क्वायर खा जाएगा, अपॉन आर ई क्यूब। ये वैल्यू देखिए बन गई। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर कितनी लग रही है, डी पर, तो यहां पर आप चले आए जी डी, इसका मतलब है एफ डी अपॉन मास, ये छोटू मास निपट गए, एम ई अपॉन आर ई माइनस डी अपॉन आर ई क्यूब। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया जो यहां कहीं लिखा है। अब आप आगे क्या कर सकते हैं, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, मैं कलर बदल लेना चाहूंगा। आप जी डी को लिख सकते हो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर और आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, थोड़ा तिकड़म, जैसे ये क्या होता है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल जी, और ये आर ई से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये देखिए ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया जो आपके बड़े काम का होता है, प्रचलित है लोगों के बीच में, ये जी डी जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये देखिए आ गया, ये डेरिवेशन हो गया। ये डेरिवेशन कहाँ का है, जब अर्थ में, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात देख लीजिए पहले कि भाई यहाँ भी जैसे जैसे आप डी को बढ़ाओगे डेप्थ, वैसे वैसे जी डी इज डिक्रीजिंग। देखिए डी बढ़ रहा है तो जी घट रहा है, 1 माइनस है ना, बढ़ेगा तो घट जाएगा। तो यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आ गया कि अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ या अर्थ की सरफेस से गड्ढा करके सुरंग करके नीचे जाओ, दोनों केस में जी की वैल्यू घटती है। जो सरफेस पे जी है उससे घटती है, ऊपर जाने पे भी नीचे जाने पे भी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जी इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे आओ। इसको नोट कर लो, इस डेरिवेशन को, ये सब आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, फिर अगली चर्चा करते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ी सरल सी बात कि जो अर्थ होती है
उसके सेंटर पे जो आपका वेट होता है वो वेट आपका 0 होता है। इसका कारण क्या है कि जी वहां 0 होता है। ये देखिए जी डेप्थ निकाले हुए है ना, यही फॉर्मूला पकड़ लीजिए, जी डैश इक्वल टू जी, ये फॉर्मूला था जी डेप्थ पर जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब ये जो डेप्थ थी इसको हमने आर ई करके सेंटर पहुंच गए हम यहां से यहां, तो यहां पर आप जी डी जब लिखोगे तो जी लिखोगे 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, ये आ गया 1 माइनस 1 यानी 0। इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर इज 0, यानी अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। और जब आप 0 यानी W इक्वल टू mg लिखोगे और m लिखा और सेंटर पर g 0 है तो वैल्यू 0 ही तो आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अर्थ के सेंटर पर आपका वेट 0 होता है। ये थोड़ा सा उसका कानून है या मतलब एक्सप्लेनेशन है बेटा, मजा आता है ऐसी बात करने में। आगे की बात लेके चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं फटाफट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसके अंदर लिखा है कि इंफिनिटी से आप कोई मान लीजिए यहां पर एक मास वाली बॉडी रखी है तो अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेगी। इस पॉइंट तक मान लीजिए आर या धरती समझ लीजिए आप, इससे मान लो आर डिस्टेंस है, तो इस इंफिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में किसी बॉडी को जितना ज्यादा वर्क डन आपको करना पड़ता है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। मान लीजिए ये कैपिटल एम थे, ये स्मॉल एम लेके चले थे, तो इस स्मॉल एम मास को ए तक लाने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ा, वही इसकी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही यहां इसमें लिखा हुआ, यही यहां समझा दिया आपको, आप इससे पढ़ सकते हैं। इसका भी डेरिवेशन हम लोग झट से करेंगे, तो इस बात को आगे समझ लेते हैं। ये देखिए यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ जो मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये माइनस में होती है। माइनस में क्यों? क्योंकि जो भी हम ग्रेविटेशनल एनर्जी मानते हैं इन्फिनिटी पर, उसको 0 लेते हैं, और जब उससे पास आते जाते हैं अर्थ के करीब, तो वो जो ग्रेविटेशनल एनर्जी वो घटती जाती है। अर्थ के पास आने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती है, अर्थ से दूर जाने पर वो बढ़ती है, और इन्फिनिटी पे कितनी है? 0। तो चलिए इस बात को फिर से आप समझ पाए होंगे, और इसको मैं डेराइव करके आपको दिखा देता हूं। इसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये रहा, 1 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगा। तो यहां पहुंच गए हम लोग, अर्थ पकड़ लेते हैं। ये देखिए अर्थ ले लिया, इसका सेंटर पकड़ लो कहीं, इसका रेडियस ले लेते हैं आर, और इससे बहुत दूर हम लोग कहीं यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पोटेंशियल, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं वो 0 कंसीडर करते हैं एट इन्फिनिटी। ये एक कन्वेंशन है, क्योंकि हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंस रहती है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ना कि कितनी है, वही काम की रहती है। तो हमने यहां मान रखा है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है। खैर, अब यहां से आप सपोज करिए किसी पॉइंट P तक लाना चाहते हैं, यहां कहीं P बना देते हैं, और ये P पॉइंट कहां है? इस P पॉइंट को लिखो, ये यहां से R डिस्टेंस दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस। अब जब आप ला रहे होंगे तो होता क्या है ना कि जब किसी भी बॉडी को पास में लाते हैं, क्यों डिस्टेंस बदल रही है तो फोर्स बदल रहा होता है। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे आप आगे बढ़ेंगे फोर्स विल चेंज। तो यहां वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधे नहीं लगा पाएंगे। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जो आप क्लास 9th में पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स हमारा कांस्टेंट हो। Here force is not constant। जैसे ही एक कदम आगे बढ़े, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से F बदल गया, क्योंकि R बदल गया। फिर आगे बढ़े, फिर R बदल गया। तो थ्रू द जर्नी, ये जो आप मूव कर रहे हैं, इसमें फोर्स बदल रहा है, तो ये सीधे ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे।
इंटीग्रेशन का हवाला देना पड़ेगा आपको। समझ पाए ना क्यों इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। अब P पॉइंट पहुंचने के लिए मान लीजिए किसी समय आप किसी पॉइंट A पर थे। A कितनी दूर है? A यहां से x डिस्टेंस दूर है किसी समय एट एनी इंस्टेंट, और B इसके बहुत पास में मैं बना दूर रहा हूं जैसे दिखाई पड़े। ये जो डिस्टेंस है A से B जाने में ये dx है। dx कितना बड़ा डिस्टेंस है? dx बहुत छोटा डिस्टेंस है, कैलकुलस वाली भाषा। इतना छोटा कि केवल इमेजिन कर सकते हैं, उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ठीक, अब इस dx में यहां A से B जब आप मूव कर रहे हैं तो वो मूवमेंट में आप फोर्स को कांस्टेंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी डिस्टेंस है बहुत कम, तो आप समझ लीजिए फोर्स नहीं वेरी कर रहा है। उस चक्कर में आप यहां पर जो ए पर फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, ए कह लीजिए, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास यहां जिसको लेके चले हैं स्मॉल m है। ये फोर्स हो गया। अब वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन फ्रॉम A टू B, किसी बॉडी को जो कि छोटा सा वर्क डन होगा dw और होगा F इंटू dx। F की वैल्यू है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो छोटा सा वर्क डन आया है dw, इसको हम कहां से कहां लाना चाहते हैं? इंफिनिटी से लेकर इस r तक। तो यहां पर हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, जैसा हम लोग और भी चीजों में करते हैं। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और इंफिनिटी से लेकर r तक, और ये वैल्यू रख दी जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये रहा dx। ये इंटीग्रेशन की तरफ आ गए। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो जी एम एम कांस्टेंट था, इंफिनिटी से r तक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, जी एम एम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। तो x की मैं लिख देता हूं एक बार, कई क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस शायद उतनी अभी होती नहीं है, तो झटका खा सकते हो। जहां थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट करोगे। इज इक्वल टू जी एम एम, और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 n + 1, ये n + 1, और यहां पर आपने लिमिट लगा दी इंफिनिटी से लेकर r तक। ये आप देख पाए। तो यहां पर आ गया जी एम एम -1 अपॉन एक्स इंफिनिटी से लेकर r तक। फिर ये माइनस को आप चाहे तो बाहर निकाल लीजिए, जी एम एम, और एक बार r रखेंगे और एक बार इंफिनिटी रखेंगे। तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी तो होता है 0, तो जी एम एम अपॉन r, ये आपकी वैल्यू हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका प्रूफ है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन आप करते हैं उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो इस तरह से कैलकुलेट कर ली जाती है। अब यहां पर समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, और ध्यान ये रखना है कि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है वो शून्य ली जाती है, तो इसको भी पकड़ के रखिए। अब ये तो बात हो गई इंफिनिटी से यहां तक लाने में। मान लीजिए R1 से R2 ला रहे हैं, तो यही इंटीग्रेशन चेंज मैं अगली स्लाइड में दिखा देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। सपोज करिए कोई डिस्टेंस यहां से R1 दूरी थी, आप घटाकर, ये बेटा R1 है, आप A से B लेके आ रहे हैं, और ये डिस्टेंस आपकी R2 है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस केस में? समझ पा रहे हो ना? A से B जा रहे हो तो R1 R2 ये लिमिट लगा दोगे, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये कहां से आया? ये यही वाली बात है, कहां गई ये जो चर्चा लिखी थी, बस लिमिट लग गई R1 to R2। देख पाए शांति से? और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, जैसे मैंने पीछे सिखाया है, जी एम एम 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। इससे ये दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर R1 बड़ा है, R2 छोटा है। 1 अपॉन R1 में क्या हो जाएगा? ये छोटा यानी निगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा इससे क्या मालूम पड़ा कि
अर्थ के पास आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी आपकी। तो कमिंग क्लोजर टू अर्थ, जो आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर दूर जा रहे हो तो बढ़ जाएगी। इस बात का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी आप पकड़ सकते हैं। बड़ी अच्छी से समझ में आई होगी बात। खैर, ये डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं और जो मैंने मुद्दा बताया उसको भी पकड़िएगा। अगली चीज़ आती है जो आपके कोर्स में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? जब यूनिट मास को किसी पॉइंट तक, यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, किसी मास को किसी पॉइंट तक ला रहे हो। अब वो जो मास है वो यूनिट मास है, यूनिट मास को लाओगे तो क्या बन जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये बात देखिए यहां पर मेंशन की गई है। तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद ए यूनिट मास। यानी जो फॉर्मूला था हमारा U वाला -GMM/r, इसको आप उठाकर U/m कर दीजिए। यूनिट मास ना, तो ये -GM/r आ जाएगा। यही देखिए यहां लिखा हुआ है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बड़ी अच्छी बात है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दिमाग में रखिएगा, बाकी चीजें आप आसानी से पकड़ सकते हैं। एक एनसीईआरटी का सवाल है, उसको भी ले लेते हैं। अच्छा सवाल है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए लिखा एग्जाम्पल है 7.3, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड एल। ये देखिए स्क्वायर है, लगभग स्क्वायर बनाने की कोशिश। इसका साइड बेटा एल है और इस पे कोई मासेस हैं m of 4 particles placed at the vertices of the square of side L also obtain the potential at the center of the square। यहां पर सब जगह mm रखा है। मैं आपको समझाने के लिए इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर कह देता हूं। कैसे निकालते भी दिखाऊंगा, और साथ में आपको निकालना पड़ेगा अभी इसका सेंटर पे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं कई पार्टिकल्स के बीच में, तो हम उनकी पेयरिंग करते हैं, जितने जोड़े बन सकते हैं। जोड़े कैसे बनते हैं वो दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर अगर इस सिस्टम के में पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, यहां लिखा था, कहां गया भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि आप U टोटल पोटेंशियल एनर्जी में इन चारों के जितने पेयर बन सकते हैं। पेयर बनाने का तरीका कैसे यूज करता हूं मैं, आप भी वैसा यूज करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। आप हमेशा शुरू कीजिए 1 से और फॉरवर्ड मूविंग करिए। 1 से करें तो 1 से 2 बना लीजिए, 1 का जोड़ा 2 से, 1 का जोड़ा 3 से, 1 का जोड़ा 4 से, खत्म हो गया, है ना। अब 2 पे आ जाइए, फिर 2 का जोड़ा 3 से, 2 का जोड़ा 4 से, 4 के बाद रुक जाइए, फिर 2 के बाद 3 पे आ जाइए, 3 का जोड़ा 4 से, बात खत्म। ये सारे पेयर बन जाते हैं इस टेक्निक से। तो इसके 6 पेयर बनेंगे, हम ये बताना चाह रहे थे आपको। बात समझ पा रही है ना। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है सिस्टम की, जितने पेयर पॉसिबल होते हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी जोड़कर लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर 1 और 2 का पेयर बन गया है तो 1 2 और 2 1 एक ही जोड़ा है, 1 के साथ 2 है या 2 के, मेरे कहने का मतलब है 1 2 पेयर इज इक्वल टू 2 1। तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पेयर है ना, समझ गए। 1 से स्टार्ट करो, 1 2, फिर 1 3 1 4, 4 के बागे रुक जाओ, है नहीं, फिर 2 से 2 3 2 4 रुक जाओ, 3 से 3 4, कितने भी हों, 4 से ज़्यादा आते नहीं है। आ भी जाए 5 तो 5 के लिए कर देना, 3 के लिए तो और सरल। अब यहाँ पर देखिए आपने इसी का हिसाब किताब पकड़ते हुए मैंने लिखा U12, U13, U14, U23, U24, इसी के हिसाब से, और लास्ट बचा है U34। इन सबके पेयर की एनर्जी हमको जोड़नी होगी। चलिए शुरू करते हैं जोड़ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GMM/r, ये फॉर्मूला हमने
पकड़ा था। तो ये यहाँ पर दोनों ही m हैं इस केस में। तो पहले 1 2 की बात हम लोग देखते हैं। तो 1 2 की बात जब हमने देखी, देखिए तो यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, भले थोड़ा समय लगे आप समझ जाएंगे। हमने लिखा -gm इंटू m, यानी m स्क्वायर आ जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी आई, दिस डिस्टेंस ये है r12 है, जो कि l के बराबर है, ध्यान से। तो ये l आ गया आपका, पकड़ पाए ना आप। अब दूसरी बात करते हैं 1 3। तो 1 3 में ये डिस्टेंस है, देखिए ये है ना, ये अगर l है, ये l है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, l√2। आप समझते हैं भाई, पाइथागोरस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप समझ पा रहे होंगे। अगर मैं ये 1 3 लिखूं तो l स्क्वायर इसका रूट, तो l√2, तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी l√2। तो यहां पर 1 3 में -gm स्क्वायर अपॉन l√2 ये वैल्यू आई। फिर तीसरी 1 4 की बात करेंगे, 1 4 तो फिर l वाला gm स्क्वायर अपॉन l। फिर आप 2 3 में आ जाइए, 2 3 में फिर l वाला है, जगह नहीं बची तो यहां लिखते हैं -gm स्क्वायर अपॉन l, ये 2 3 था। फिर 2 4 वाला आ जाओ, 2 के साथ 4 तो l√2 आ जाएगा, तो -gm स्क्वायर अपॉन l√2। एक और बचा है 3 4, 3 और 4 में l है, तो प्लस -gm स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो ये सारे टर्म एक जैसे हैं। ये देखिए, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, तो 4 टर्म एक जैसे हैं, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, -4gm स्क्वायर अपॉन l। और ये टर्म देखिए, ये और ये एक जैसे हैं, तो ये डबल हो जाएंगे जुड़ के, -2gm स्क्वायर l√2। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात है, इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले, -2gm स्क्वायर अपॉन l। तो यहां वैल्यू क्या बची, 2 बची। यहां क्या बची, +1 अपॉन √2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व जब करेंगे तो -5.41 gm स्क्वायर अपॉन l, ये आपका पहले का आंसर आ गया बेटा। तो मैंने यह शांति से आपको पूरे समझाने की कोशिश की कि इसका तगड़ा फायदा आप ले पाएं। खैर, आप इसको नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे हम बढ़ाने की कोशिश आपको करते हैं, जहां पर लिखा है पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पोटेंशियल एट द सेंटर में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखिए कितना है, ये l/√2 का आधा है, l/√2 का आधा, यानी l/√2 रैशनलाइज करने के बाद। और चारों लोग जो पोटेंशियल बना रहे हैं उन सबके लिए डिस्टेंस सेम है, तो 4 गुना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यहां पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट O, 4 लोग हैं तो 4 गुना कर दिया, माइनस, मैं पहले 4 लिख दूं, और पोटेंशियल था -gm स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को यहां पर लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। कहां पर लिखी है वैल्यू, r की वैल्यू, तो दिस इज r, और r है l/√2। तो ये यहाँ पे वैल्यू, इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ जाएगा, ये हो गया -4gm स्क्वायर, और r की जगह आ गया l/√2। तो ये √2 ऊपर चला गया, तो -4√2gm स्क्वायर अपॉन l, ये आपका नेक्स्ट आंसर आ गया। तो मैंने कहा भले आपको ये सीखने का मौका मिले, जिससे ये ट्रेमेंडस बेनिफिट आपको मिले। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा नीचे लाता हूं, और ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि आपको सिखा देना ज़रूरी होगा, सीख पाए होंगे आप। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, आप पॉज करके नोट कर लिया जाए तो बेहतर है। चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं हम लोग, और अगला टॉपिक आता है एस्केप वेलोसिटी। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को खूब कस के हवा में उछाल दें
तो काफ़ी ऊपर तक जाती है, और तेज उछालेंगे तो और ऊपर जाएगी, और तेज उछालेंगे तो और तेज ऊपर जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतनी कसके हम फेंक दें कि वो धरती पे लौटे ही ना, एस्केप कर जाए, एस्केप निकल जाए, वो इन्फिनिटी चली जाए? क्या ऐसा संभव है? तो आंसर है संभव है। तो वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम थ्रो करते हैं और बॉडी एस्केप कर जाती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, यानी लौट के नहीं आती, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चली जाएगी, लौटेगी नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ये एस्केप वेलोसिटी होती है ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती कि आप खड़ा खड़ा वर्टिकल फेंक रहे हैं कि तिरछा फेंक रहे हैं, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन अभी आप देखेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला जाता है। तो ये बात मैंने लिख दी है क्योंकि मान ली, रुक जाओ भाई, कहाँ भाग रहे हो, जिससे आप इसको बड़ा लुफ्त ले पाए पढ़ने का, कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, कि आप ऐसे फेंक रहे हैं कि सीधे फेंक रहे हैं कि तिरछा फेंक रहे हैं, कैसे भी फेंकिए, अगर इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपने दे दी और हर ग्रह की या हर अर्थ की, मून की, सबकी इसके वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि उस ग्रह का मास पर, उसकी रेडियस पर ही डिपेंड करती है। समझ में आ गया होगा कि इसके वेलोसिटी क्या है? मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप फेंक दें किसी बॉडी को तो वो लौट के ना आए, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। अब ये इसकी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कोई फॉर्मूला निकल आए इसका, तो आइए इस फॉर्मूले को प्यार से निकाल लेते हैं। सपोज करते हैं हम धरती की बात कर रहे हैं, ये धरती का बना लिया धरती। अब यहां पर कोई बॉडी थी, इसको हम फेंक देना चाहते हैं, कहां चली जाए? इन्फिनिटी पर। ये क्या है? इन्फिनिटी। आपको मैंने बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर कितनी होती है? 0। ये हमने कंसीडर कर रखा है, मान रखा है हम लोग, सारी कैलकुलेशन इसी बेसिस पर है। अब आप इसको इतनी कस के फेंक रहे हैं कि ये कहां पहुंच जाएगा? मिनिमम इन्फिनिटी पहुंच जाए। ये इनिशियल सिचुएशन है और ये इस समय फाइनल सिचुएशन है कि ये जस्ट रीच कर जाए इन्फिनिटी पर। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है, किसी भी रास्ते से जावे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल फाइनल का मैटर है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल किया हमने। एनर्जी कंजर्वेशन से यहां पर जो आपने इसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी? काइनेटिक, जिससे आप फेंक रहे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल जो हुई हो हाफ एम वी ई स्क्वायर लिख दिया, मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप इनफाइनाइट तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये रहा पोटेंशियल एनर्जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये है काइनेटिक, इनिशियल, ये पोटेंशियल, इनिशियल, और फाइनली क्या हुआ? 0, क्योंकि जब ये पहुंच गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लिए हुए हो और काइनेटिक जस्ट पहुंची है तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 एट इंफिनिटी। बात पूरी तरीके से पकड़ में आ गई होगी। अब देखिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए, ये रहा हाफ एम वी ई स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये m और ये m भाई साहब कैंसिल हो गए, तो वी ई की वैल्यू कितनी आ गई? 2gme अपॉन आर ई। तो यहां से स्केप वेलोसिटी क्या बनी बच्चों? √g2 gme अपॉन आर ई। तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि स्केप वेलोसिटी इस तरीके से आप निकाल, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। स्मॉल जी भी लगा देते हैं उसमें, तो आप जानते हैं, वी नो दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो अगर मैं जी एम ई की बात करूं तो ये जी अपॉन आर ई स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट कर दो तो वी क्या हो गया? √2 जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई। आप काट दोगे इस आर ई को इससे, तो √2 जी आर ई आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला भी काफी फेमस है, मैं यहां लिख देता हूं जिससे याद हो जाए आपको, 2 जी आर ई।
तो ये देखिए, ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए क्या हैं, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले। अब इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इसमें अगर आप वैल्यू रख दें स्मॉल जी की और आर ई की, तो ये वैल्यू आती है अर्थ के केस में, मैं यहीं लिखूंगा इसको, फॉर अर्थ हमारी जो एस्केप वेलोसिटी आती है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंक देंगे तो वो लौट के नहीं आएगी, वो निकल जाएगी। कहाँ निकल जाएगी? इन्फिनिटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चली जाएगी। और यही चीज समझाने के लिए कि मून पे क्या हाल चाल है, तो मून के लिए आप जानते हैं आर ई अलग होगा, जी अलग होगा मून का। तो फॉर मून, चंद्रमा, उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाती है? अप्रॉक्सीमेटली 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मून की एस्केप वेलोसिटी इतनी कम है, लगभग 5 गुना कह लीजिए कम है अर्थ से, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी काफी कम है। इसी वजह से मून पर आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑन मून। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के मान लो जो भी पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह है, उनकी रैंडम वेलोसिटी इतनी हो जाती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, वो उसको एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा, और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वहां वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बन नहीं पाता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है। अर्थ में इतना नहीं है, इसलिए यहाँ पे वायुमंडल बना हुआ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इंटरेस्टिंग बातें हैं ना। तो इसको, इसका डेरिवेशन भी पकड़ लीजिए और आपको सीखने में मदद करेगा, और लॉजिक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कैसे निकला है, जो काफ़ी आसान आपको लगेगा, नोट कर पाए होंगे आप। आगे बात को लेके चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारी बातें आपने नोट कर ली और एक कदम और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अगली बात देखते हैं, एक छोटा सा शायद न्यूमेरिकल है साहब, उसको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है, Jupiter has a mass 318 times of the Earth and its radius 11.2 times of the Earth radius. Estimate the escape velocity of a body from Jupiter's surface given that the escape velocity from the Earth's surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के लिए दे रखा है, तो हम जानते हैं VE अर्थ के लिए जो वैल्यू है वो है √2gm/r, दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमें गिवन है। जुपिटर के लिए, फॉर जुपिटर, इसके लिए VE डैश कितनी आ जाएगी? √2gm' और रही R डैश। हमको मालूम है कि जो M डैश है क्वेश्चन में दिया है 318 m है, और R डैश की वैल्यू 11.2 R है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना चाहिए। तो VE डैश √2gm डैश की जगह 318 m, R डैश की जगह 11.2 R। अब यहां से आप देखिए सारी वैल्यूज पकड़ लीजिए। तो 2gm/r इंटू 318/11.2। अब इसी को यहां ले आते हैं। ये देखिए VE डैश में ये तो हो गई वैल्यू VE इंटू 318/11.2। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये है 11.2 इंटू दे रखा था 318/11.2। कैलकुलेट करेंगे तो 59.7 किलोमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। ये न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं जो बड़े प्यार से आप कर लेंगे। सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी मिलती चली जाएगी। मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। अगली चीज़ की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आ जाता है, देखिए अब हम लोग चल रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरफ। उससे पहले सैटेलाइट की बात कर लेते हैं। देखिए सैटेलाइट क्या है? ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व्स ऑन इट्स ओन अराउंड ए मच लार्जर बॉडी इन ए स्टेबल ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट, किसी भी बड़ी बॉडी को के चक्कर लगाता है तो उसे आप बोलते हैं क्या? सैटेलाइट। कोई बॉडी है किसी ऑर्बिट में, वो चक्कर लगा रहा है। जैसे मून अर्थ का
नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ का भगवान ने बनाया है, समझ लीजिए नेचर ने, वो अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हम लोगों ने भेजे हैं। सबसे पहले रशिया ने भेजा था स्पुतनिक 1, वो अर्थ का चक्कर लगाता। आप जानते ही हैं कि जो आजकल टाटा स्काई डिश टीवी जो रहता है वो सैटेलाइट से ही आपका टेलीकास्ट होता है। सैटेलाइट छोड़े गए, वहीं से सिग्नल आपको मिलते हैं। जरा सा भी अगर वो उसकी छतरी या उसमें एक डिब्बी लगी होती है छतरी, आपने देखा होगा, हल्का सा घूम जाए तो सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं। खैर आप समझ गए होंगे सैटेलाइट का मामला। अब सैटेलाइट के मामले में इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कि जब सैटेलाइट को आप किसी हाइट पर सेट करना चाहते हैं तो उस हाइट पर भेज देते हैं, फिर वहां वो चक्कर लगातार रहे, उसके लिए जरूरी है कि इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको दी जाए। अगर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से जिस हाइट पर आप चक्कर मनवाना चाहते हैं ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मेंटेन नहीं कर पाया तो इस ऑर्बिट में वो चक्कर नहीं लगा पाएगा। या तो कम ज्यादा हुआ तो टपक जाएगा धरती पर या निकल लेगा ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर। आप समझ रहे हैं? उसी कक्षा में उसी ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता रहे बराबर, आजकल परसों, जब तक उसकी लाइफ है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके पास उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी जरूरी है, तभी वो चक्कर लगाएगा। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है, वो टपक कर धरती पर गिर सकता है या ज्यादा कुछ हो गया तो निकल जाएगा कहीं और, ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के अगड़म बगड़म कहीं, फिर हमारे काम का नहीं रहेगा। तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी उसको चक्कर उसी ऑर्बिट में मरवाने के लिए। वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का कैलकुलेशन क्या है ये समझ लेते हैं फटाफट, कि जैसे हमको मालूम रहे कि हम कितने किलोमीटर हाइट पर इसको प्लेस करेंगे तो कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी देकर इसको उसी में फंसाए रह सकते हैं जिससे हमारा काम बने। खैर, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये मैंने एक सेंटेंस इसलिए लिखा है कि आप शांति से इसको समझ सकें। अब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ये देखिए एक्सप्रेशन है, ये कहाँ से आया इसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही आसान रहता है। ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, Gm/r+h वगैरह वगैरह, अभी आपको दिखा देते हैं, कर ही देते हैं इसको कहे को। तो इसका डेरिवेशन है बहुत ही आसान। और देखिए आप ये चाहते हैं कि धरती है और इस धरती के किसी ऑर्बिट में, ये धरती का रेडियस r ले लो और कहीं यहां पर इस ऑर्बिट में आप चक्कर मरवाना चाहते हैं, डायग्राम रफ ही बनेगा। ऐसे ये ऑर्बिट है, यहां सैटेलाइट आप पकड़े हुए हैं, ये क्या है, सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट m का है और आप इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 देकर इसको चक्कर मनवाना चाहते हैं। ये कितनी हाइट पर है बेटा, इसकी हाइट h है, मास पीछे छुप गया है तो ये मास m है और ये ऐसे चक्कर मारेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम निकालते हैं कि यहां पर इसकी v0 होएगी कितनी। इस समय कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा इसमें, ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार F = G, इसका मास हम धरती का m पकड़े हुए हैं, m उसका m और बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r+h, r+h का होल स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल लॉ से हमारा आ गया। अब हमको इसको गोल गोल चक्कर लगाना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो हो जाएगा mv²/r। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इन इक्विलिब्रियम यानी जब वो शांति से चक्कर लगा रहा है उस समय ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, यानी mv0 का स्क्वायर अपॉन r+h मस्ट बी इक्वल टू Gmm/r+h का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये r+h देखिए कट के स्क्वायर को खा गया, ये m भी इसको खा गया, तो v0 कितना आया, Gm/r+h। अब यहां से v0 की वैल्यू निकाल लो, v0 है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो Gm/r+h। ये देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो पीछे लिखा फॉर्मूला था बहुत आसानी से आता है, ये आ गया है। अब जबरदस्ती स्मॉल g घोंस दिया गया, आप भी घोंस दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप क्या जानते हैं कि g की वैल्यू होती है
gm अपॉन आर स्क्वायर। तो आप gm की जगह क्या लिख सकते हो, जी आर स्क्वायर। अब ये gm की जगह वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो इसको आप अगेन क्या लिख सकते हो, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gm की जगह जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। इस आर को ले लीजिए बाहर, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बन गई, आर आ गया बाहर, अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। ये भी एक फॉर्मूला आ गया जिसमें स्मॉल जी भी कूदा हुआ है। एक और थोड़ा कलाकारी कर लेते हैं। इफ, अब देखिए क्या है, अगर हमारा इफ एच इज क्वाइट लेस देन आर, जो हाइट है हमारा वो रेडियस से काफी कम हो जाए, तो इसको इग्नोर कर दीजिए आप। नियर द अर्थ सरफेस कह लीजिए, मतलब ज्यादा दूरी ना हो, अर्थ के करीब ही चक्कर लगा रहा हो, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अंडर रूट जी अपॉन आर। एच को इग्नोर कर दिया, इग्नोर एच, तो ये वैल्यू हो गई, देखिए अंदर हो गया आर स्क्वायर, इसको अंदर बेचे, ये रहा आर, तो अंडर रूट जी आर। अब इसको कैलकुलेट कर लें अगर हम लोग, तो वी नॉट की वैल्यू इस समय कितनी मिल जाएगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है मामला, जब अर्थ की सरफेस के पास कोई सैटेलाइट चक्कर लगाएगा तो उसको इतनी वेलोसिटी, आपको इतनी ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, और ऐसे ही नॉर्मली ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ऐसे ही स्केप में बोलते हैं, होती स्केप स्पीड है, लेकिन बोलचाल की भाषा में स्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं उसको। तो इसी तरह यहाँ है, ये ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड का हिसाब किताब बनाना पड़ेगा अर्थ की सरफेस के पास। अगर आप दूरी बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एच बढ़ाओगे तो वी नॉट कम हो जाएगा, यानी अर्थ की सरफेस से अगर दूर जाएंगे तो वेलोसिटी आपको कम रखनी पड़ेगी, जिससे उस कक्षा में ऑर्बिट में चक्कर मार पाए। देखिए एच इंक्रीज कर रहे हो तो वी यहाँ पर कम हो रहा है, तो अर्थ से जितना दूर जाओगे वी नॉट उतना कम होता चला जाएगा, अर्थ की जितना पास आओगे वी नॉट उतना बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात, ये सारी बात देखिए जो पीछे लिखी थी उसका कहाँ से निकली, मैंने सब निकाल के आपको दिखाया, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। जब पढ़ ही रहे हैं तो 15 मिनट ज़्यादा लगे या कम लगे, लेकिन आप एकदम मज़ा आ जाना चाहिए आपको। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, नोट करे होंगे आप। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, ये देखिए आप इसको नोट कर पाए। अगली चर्चा करते हैं, जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की कुछ खास बातें आपके सामने लेके आता हूं। तो ये द ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट क्या है, इट इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट कितना मास का है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास का फैक्टर उसमें आ ही नहीं रहा था। मास किसका होगा, जिस ग्रह के अराउंड ऑर्बिट चक्कर लगाना है। सैटेलाइट का मास मटेरियल नहीं लगता, मास किसका रखता है, अर्थ के चक्कर लगाएगा तो कुछ और ऑर्बिटल वेलोसिटी, मून का लगाएगा तो कुछ और ऑर्बिटल वेलोसिटी। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ये मैंने आपको समझा दिया, रेडियस बढ़ाएंगे तो आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, भाई जिसका चक्कर लगाना है उसका मास और रेडियस पे डिपेंड करेगा, सैटेलाइट के मास और रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। खैर, एक अगला रिलेशन जो काफी काम का आपसे पूछा जाता है, वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी नॉट। ये स्केप वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, बहुत ही सरल है, इसका भी डेरिवेशन देख ही लो काहे को। तो अब अगर आप इसकी चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं स्केप वेलोसिटी जो हमने निकाली थी वो अंडर रूट 2 जी आर थी, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो जी आर थी अर्थ सरफेस के नियर। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं वी ई अपॉन वी नॉट, तो अंडर रूट 2 जी आर अपॉन अंडर रूट जी आर, वैल्यू हो गई रूट 2। तो यहां से वी ई की वैल्यू आप लिख सकते हैं रूट 2 वी नॉट, अर्थ सरफेस के पास। तो जो स्केप वेलोसिटी है वो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो ये कहानी आप यहाँ समझ पाए होंगे, इसको दिमाग में रखिए। अब एक कदम और आपके एनसीईआरटी या कोर्स में लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट,
जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय। निकाल लीजिए, बहुत सरल मामला है। इसको भी, क्या मैंने हेडिंग डाली है? नहीं, तो मुझे यहाँ पर एंट्री मारनी पड़ेगी एक स्लाइड की। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, बहुत सरल सी बात है। जो चक्कर लगा रहा है वो कितना चक्कर लगा रहा है? ये देखिए अर्थ है, यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है? आर ई प्लस एच। तो पूरा एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी इन्होंने लिखी? 2 पाई आर, आर ई प्लस एच। और वेलोसिटी कितनी थी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये टाइम पीरियड है। अब इसको आप जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को कि वी नॉट का स्क्वायर होता है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। इस या फिर वी नॉट लिख दीजिए रूट में, तो रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई, नीचे आ जाएगा अंडर रूट जी एम ई, ये आर ई प्लस एच यानी पावर 1 थी, और ये यहां पर आधी पावर चली जाएगी तो 3/2 हो जाएगा। तो आर ई प्लस एच का पावर 3/2, ये आपकी टाइम पीरियड हो गया। अगर आप स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, ये कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, है बहुत सरल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू आर ई प्लस एच का क्यूब। देखिए कोई समस्या नहीं है। और अगर हम बात करें कि नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, तो उस समय इग्नोर एच विथ रिस्पेक्ट टू आर ई, तो उस समय ये वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी? दिस विल बी टी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ई, और ये रहेगा आर ई क्यूब। अब जी एम ई अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो? 4 पाई स्क्वायर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई। ये देखिए इस तरह से लिख दिया सेट करके, ये होता है आपका क्या? स्मॉल जी। तो इसको लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर ई। रूट ले लो दोनों तरफ, तो टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी। इसको कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब 85 मिनट्स आता है। ये क्या बता रहा है कि अर्थ की सरफेस के पास में अगर कोई सैटेलाइट है तो उसको करीबन एक चक्कर लगाने में अर्थ का 85 मिनट लगता है। अंदाजे के लिए, सरल भाषा मानने के लिए 1.5 घंटे का वक्त लगता है, 90 मिनट 85 है वैसे समझ रहे होगे। 1.5 घंटे में अर्थ का पूरा चक्कर लगा लेता है। और अगर आप दूर लेके जाओगे इसका, तो आपको स्पीड आपको काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन टाइम पीरियड का है जो आपके कोर्स में था, मैंने सारा इसको करा दिया, एक सुपर शॉर्ट समझ लीजिए। खैर आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। अगला एक न्यूमेरिकल है, उसको भी लेते हैं। 10-15 मिनट और करेंगे जिससे पूरी चीज़ खत्म हो जाए। लिखा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस वन। मास ऑफ द अर्थ दिया है, जी भी हमें दिया है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो यहां पर देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। जी हो गया 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 7.38 इंटू 10 की पावर 6। ये सारी वैल्यूज जो लिखी हैं सब मैंने यहाँ पर डाल दी। आप कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 7364 मीटर पर सेकेंड। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी नॉट। तो 2 पाई इंटू 7.38 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 7364, ये वैल्यू हो जाएगी 6297 सेकेंड। ये रहा आपका बेटा आंसर।
बस बात खत्म। अगली बात देखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। और यहां पर है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, कलर देखें कौन सा है, जैसे यहां पर अर्थ हो गई या जो भी ले रखे हैं, और सैटेलाइट अगर चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो उसकी एनर्जी कितनी है इस सैटेलाइट की, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो एनर्जी के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है सैटेलाइट की चक्कर लगाने की वजह से, तो वो है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। इसको पुट कर दो इसके अंदर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ एम जी एम ई आर ई प्लस एच। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ले भाई। यहां पर काइनेटिक थी चलने की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से होती है जी माइनस जी एम अपॉन एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसको जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो ये वैल्यू हो जाएगी, मैं सीधे जोड़ के लिख रहा हूं, आपको दिखाई पड़ रही है वैसे, एम जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, और ये माइनस प्लस कर लो, माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। और इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये आधा है, ये 1 है, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस जी एम एम ई अपॉन 2 आर ई प्लस एच। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ये आंसर का मतलब प्रूफ किया आपने। अच्छा, इस प्रूविंग में एक इंटरेस्टिंग बात और देखिए और याद रखिएगा कि यहां पर देखें तो जो टोटल एनर्जी है, ये ई है टोटल एनर्जी, ये जो वैल्यू है देखें आप, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी उसी के माइनस फॉर्म में है। दिस इज, अगर आप देखें तो E इज इक्वल टू माइनस के आ गया है। तो इसको आप इस एक्सप्रेशन को E इज इक्वल टू माइनस के याद कर लें, और ये एक्सप्रेशन इस पोटेंशियल एनर्जी का देखिए आधा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को आधा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो U अपॉन 2 लिख दीजिए। तो इस चीज को आप याद कर लें, ये बड़ा काम का है हिसाब किताब, कि टोटल एनर्जी जितनी काइनेटिक है उसका माइनस करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो जितनी एनर्जी उसका डबल कर देंगे आप, 2E बराबर U। तो ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा आपको चीज़ें बनाने में। तो मेरे ख्याल से आप इसको बात को पकड़ पाए होंगे। अगला एक कदम चलते हैं, यहाँ एक न्यूमेरिकल है उसको भी कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ क्या एग्जाम्पल है 7.8। A 400 kilogram satellite is in circular orbit of radius 2 RE about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? मतलब कितनी एनर्जी होगी जो इसमें ट्रांसफर कर पाएं। What are the changes in the kinetic and potential energy? तो देखिए इनिशियली हमारी ई इनिशियल कितना एनर्जी है, ये देखिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ये यहां जो है वो 2 आ रही है, तो 2 रखोगे तो यहां आ जाएगा 4, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। पकड़ पाए होगे, या मैं इसको लिख दूं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारे पास है टोटल एनर्जी का, E इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ई अपॉन 2 आर ई प्लस एच। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो यहां वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस जी एम ई एम, ये 2 के साथ 2 आ रही, तो ई आई कितना आ गया, माइनस जी एम ई एम अपॉन 4 आ रही। इसी तरह फाइनल निकाल लो, ई फाइनल माइनस जी एम ई एम, और यहां पर देखिए वैल्यू कितनी थी, 4 आ रही के बराबर, तो यहां 2 की जगह 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ रही ई फाइनल। अब चेंज इन
टोटल एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब इसको घटा दीजिए आप, ई फाइनल है माइनस जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई माइनस जी एम ई एम अपॉन 4 आर ई। तो आप देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा 4 आर ई वाला, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी प्लस की जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई। इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए जी एम ई, यहां लिख दो आर ई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो एम आर ई अपॉन 8। ये आर ई को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, जिससे स्मॉल जी को घुसेड़ पाए यहाँ। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये स्मॉल जी हो गया एम आर ई अपॉन 8। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 9.81 इंटू मास 400 इंटू 6.37 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन आर ई 8, मतलब ये रहा 8। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.13 इंटू 10 की पावर 9 जूल। ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब टोटल एनर्जी में अब काइनेटिक की बात करो अगर, तो डेल्टा के की वैल्यू कितनी होगी, के फाइनस माइनस के इनिशियल, जो चेंज इसी के बराबर माइनस में 3.13 इंटू 10 की पावर 9 जूल आ जाएगा। ये कैसे आया है, ये रिलेशन हमने यहाँ से देखा था कि E इज इक्वल टू माइनस के इक्वल टू यू बाई 2। तो जितना चेंज हो रहा है उसी के माइनस के साथ ये चेंज आपको मिल रहा है। तो ये चेंज आपको वैल्यू हो गई माइनस 3.13 10 की पावर 9। और पोटेंशियल की बात कर लेंगे अगर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अगेन आप इसको VF माइनस VI कर सकते हैं, जो आपको माइनस डबल वैल्यू, इसका डबल 6.25 इंटू 10 की पावर 9 जूल आपको मिल जाएगा। ये भी कहाँ से आया है, ये देखिए U में, ये पीछे चल रहा है, U में जो चेंज है वो 2E के बराबर है, तो 2E के बराबर आप चेंज यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाएगा। NCERT का इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पकड़ के रखिए। अब इसमें आपके कोर्स में केपलर्स लॉ भी है, तो हम लोग केपलर लॉ को भी जल्दी से कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, पूछा जा सकता है, तो क्यों ना इसको कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर का पहला लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, फर्स्ट लॉ, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in an elliptical orbit with the sun situated at one of the two foci। ये देखिए, ये जो सन है इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता है प्लैनेट, और सन एलिप्स के किसी दो फोकस होते हैं, उसको प्लूरल में फोसाई बोलते हैं, किन्हीं दो फोकसेस में से किसी एक पर होता है। तो देखिए इसको पढ़ते ऐसे हैं बेटा, फोसाई, लिखते ऐसे हैं, ये पढ़ने का तरीका है, ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल ऑफ फोकस, और लिखते ऐसे हैं। खैर ये तो मैंने एडिशनल नॉलेज दे दी आपको। तो ये जो एलिप्स होता है इसका एक फोकस यहां होता है, एक फोकस यहां, फोसाई का मामला बात कर रहे हैं। तो इन दोनों फोकस में से, सर्किल का एक ही फोकस होता है सेंटर, तो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे ये मिलता है आपको। और कैसा चक्कर लगा रहा है, एलिप्टिकल। तो हमेशा प्लैनेट जो है वो आपका एलिप्टिकल चक्कर लगाएगा, और सन जो है किसी दो फोसाई में से किसी एक पर सिचुएटेड होगा। ये केपलर का पहला लॉ है। दूसरे की बात करते हैं, इनकी जो एरियल स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। द लॉ ऑफ एरिया, सेकेंड लॉ, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन। ये देखिए सन है, इससे अगर हम ये रेडियस वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दें तो एक गिवन टाइम में इसकी जो एरियल स्पीड है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, वो कांस्टेंट होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक घंटे में अगर ये इतना एरिया स्वेप्ट कर रहा है एक घंटे में, तो ये कहीं भी रहेगा एक घंटे में इतना ही एरिया स्वेप्ट करेगा।
रेडियस वेक्टर, टाइम अगर कांस्टेंट कर दीजिए तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। बात पकड़ में आ रही है कि अगर 1 घंटे में इसने कोई स्विप किया एरिया, तो कहीं पर भी रहे 1 घंटे में एरिया जो स्विफ्ट कर रहा है वो सेम होगा, या कह देते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ गई होगी बात कि सन को किसी प्लैनेट से लाइन जो मिलाती है, वो जो स्वीप करती है एरिया, वो इन ए गिवन टाइम वो कांस्टेंट बना रहता है, जिसे बोलते हैं एरियल वेलोसिटी का सेम होना। अब देखिए आगे की इसका लॉ ऑफ पीरियड, तीसरे लॉ की बात करते हैं हम लोग। तीसरे लॉ में क्या है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट। ये जो ये सन है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट लिख देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जितना ही चक्कर लगा रहा है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। सेमी मेजर, ये जो एक्सेस होती है इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस, इसका आधा के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। मेजर एक्सेस बोलते हैं, ये ए बी आपकी मेजर एक्सेस है और सी डी को बोलते हैं माइनर एक्सेस। ए बी है आपका मेजर एक्सेस और सेमी मेजर एक्सेस बोलेंगे अगर, तो इसका मतलब है ए बी अपॉन 2, इसका आधा, ये आर पकड़ लीजिए। तो ये यहां पर कहानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाती है। तो टी स्क्वायर को कांस्टेंट लगा दीजिए तो के आर क्यूब, और टी टू स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर करोगे तो आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। इससे क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगर रेडियस आपकी ज़्यादा हो गई तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो प्लैनेट सन से काफ़ी दूर है वो चक्कर लगाने में टाइम पीरियड जो उसका होगा वो ज़्यादा समय लेगा। समझ रहे हैं ना, पास है तो कम टाइम पीरियड में और दूर है तो ज़्यादा टाइम पीरियड में। ये बात यहाँ लिखी है। दस लार्जर द डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन, द लार्जर विल बी द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ये कहानी किसकी है, केपलर्स लॉ की। इस पे भी अंत में आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कोई भी बात रह ना जाए। तो ये केपलर लॉ पे क्वेश्चन है तो उसको भी निपटाते हैं। लिखा है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 की पावर 13 मीटर एंड 10 की पावर 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स एंड स्पीड ऑफ द टू प्लैनेट्स। रेशियो टाइम पीरियड और स्पीड की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का पावर 3/2। ये स्क्वायर का इधर क्यूब रूट ले लिया, वैल्यू रख दो। 10 की पावर 13 और 10 की पावर 12, 3/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 की पावर 3/2 मतलब 10√10। ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। इफ V1 एंड V2 आर दी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई 2πr1 अपॉन T1 और V2 की वैल्यू हो गई 2πr2 अपॉन T2। यहां से आ जाते हैं V1 अपॉन V2 लेते हैं। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, डिवाइड मार दीजिए तो R1 अपॉन R2 इंटू T2 अपॉन T1। R1 अपॉन R2 का ऐसे ही रहने देते हैं। T2 अपॉन T1 यहां से निकाला था हमने, T2 अपॉन T1 R2 अपॉन R1 करके। तो R2 अपॉन R1 की पावर 3/2 ये वैल्यू आ गई। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ये पावर 1 है, इसका ये उल्टा है देखिएगा R2, तो एक इसको उल्टा लिखोगे तो माइनस, तो 1 में से आधा घटाओगे आधा बचेगा। तो R2 अपॉन R1 की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ। और ये वैल्यू हो गई 10 की पावर 12 और 10 की पावर 13 की पावर हाफ। यहाँ बचा 1 अपॉन 10 यानी 1 अपॉन √10। ये देखिए आंसर आ गया। इस तरह से इसका भी सवाल आप प्रेम से कर सकते हैं। तो मैं हटता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो नोट करें फिर बात करेंगे।
तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलना शुरू हो जाएं, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पर तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।